गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पीरियड में मुद्रा एवं साख इस चैप्टर को देखा था इकोनॉमिक्स का, और आज हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर जो सिलेबस में है, अर्थात चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसका पहला भाग हम लोग देखेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इस चैप्टर के जो प्रमुख बिंदु हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्देशीय उत्पादन। ठीक है, देशों देशों के बीच में किस प्रकार से उत्पादन होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा विश्व के उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ते, एक देश का माल दूसरे देश में और दूसरे देश का तीसरे देश में वस्तुओं का किस प्रकार से आदान प्रदान हुआ है और उसके क्या कारण है, इनको हम लोग देखेंगे। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, विदेशी व्यापार में वर्तमान समय में किस प्रकार से वृद्धि हुई है, उस वृद्धि के क्या कारण है, वो कौन से घटक है जिसके कारण आज विदेशी व्यापार बढ़ा है, और लगभग विश्व में बाजारों का एकीकरण हुआ है। लगभग विश्व के बाजारों में एक जैसे वस्तुएं, एक जैसी कीमतें हमको दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण क्या है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, मतलब पूरे विश्व में जो जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके सकारात्मक जो घटक है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक वैश्विक जो संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO शॉर्ट में उसको कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद में वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़े और वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव क्या है, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभावों की हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे क्या ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है सभी देशों के साथ न्यायसंगत काम कर रही है या नहीं, उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन उपायों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, हमारा इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, आज के विषयों में हमारे सामने वस्तुओं और सेवाओं का विस्तृत विकल्प है। पहले जो है इतनी सारी, मतलब एक ही प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कई सारे चीज़ें नहीं बनती थी। कहने का मतलब अलग अलग वेराइटी की, इतनी वेराइटी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। आज आप लोग साबुन लेने जाओ तो कई सारे 20-25 प्रकार की साबुन आपको मिल जाती है। हर चीज़ में, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लीजिए, कोई व्हीकल्स ले लीजिए या कोई अन्य चीज़ें ले लीजिए, हर चीज़ में आप लोग को वेराइटी यानी कि विकल्प उपलब्ध है। ये पसंद नहीं तो वो, इस कंपनी की पसंद नहीं तो उस कंपनी की, इस प्रकार से। तो आज ये सारा परिवर्तन हुआ है। हमारे बाजारों में वस्तुओं की बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। पहले की तुलना में, मतलब पिछले 4-5 दशक के पहले इतनी सारी वेराइटी नहीं होती थी, और इसीलिए वर्तमान समय में ये जो वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हमारे सामने जो उपलब्ध है, ये हमारे लिए, हमारे बाजारों के लिए एक नई परिघटना है, नई हमारे लिए चीज़ है। ऐसे कौन से कारक है जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, ये जो परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास हम लोग इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्देशीय उत्पादन। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। मतलब देश के अंदर ही जो भी उत्पादन होता था वो देश के अंदर होता था, और फिर अगर अतिरिक्त उत्पादन है तो उसे फिर वो निर्यात करते थे। इस प्रकार की चीज़ें थी। ऐसा नहीं था कि किसी अन्य देशों में चीज़ें बनती थी और फिर हम लाते थे। इसमें बहुत कम चांसेस थे, बहुत कम वस्तुएं ऐसी थी। इसमें इस समय कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद का ही आदान प्रदान होता था। तो उस समय सामान्यतः 20वीं शताब्दी में जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग भेजते थे, या कुछ खाद्य पदार्थ या तैयार उत्पाद का ही आदान प्रदान होता था। लेकिन आज सभी चीज़ों में आदान प्रदान हो रहा है।
भारत में कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुएं हम लोग आयात करते थे। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस से जोड़ने का मुख्य जरिए था। उस समय अलग अलग देशों के साथ जो संपर्क बनते थे या एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का जो अगर कोई जरिया था तो वो था व्यापार। और इसी के कारण आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, इसी व्यापार के कारण ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग भारत में आए। न केवल ब्रिटिश बल्कि यूरोप के कई सारे देश, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री में जाकर वहाँ पर उन देशों को उन्होंने उपनिवेशक देशों के रूप में परिवर्तित किया था और अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया था। तो व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया है और इसके लिए ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसे वर्तमान समय में हम लोग मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, तो उदय के पहले का ये युग था, केवल व्यापार के साथ जाते थे। लेकिन आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने उसका स्थान लिया है और परिस्थिति बदल गई है। अब देखते हैं व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी या इंडस्ट्री। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर और नियंत्रण रखती है और उस पर उसका अधिकार होता है। मतलब इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विश्व के कई सारे देशों में उनके कारखाने होते हैं, कार्यालय होते हैं और हर एक जगह पर वो अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं और कहीं एक जगह जाकर उसको असेंबल करते हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए का भी सवाल यह है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या सभी देशों में अपने कारखाने या कार्यालय स्थापित करते हैं क्या? तो नहीं, उसके लिए वो कुछ चीज़ों के उसके लिए अनुकूल होना जरूरी है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां देख कर ही वहां पर अपने कार्यालय या कारखाने या प्रोडक्शन शुरू करते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करते हैं जहां सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन, मतलब उस देशों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना चाहिए। उसमें दोनों श्रमिक होते हैं, कुशल श्रमिक व अकुशल श्रमिक, तो दोनों सस्ते मिलना चाहिए और साथ में कच्चा माल और साथ में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सस्ती भूमि होनी चाहिए, सस्ती बिजली होनी चाहिए, सरकार की नीतियां अनुकूल होना चाहिए। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है, या कोई भी कंपनी जब स्थापित होती है तो उनका उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, मुनाफा कमाना, पैसा कमाना। और इसीलिए तभी पैसा कमा सकते हैं ये कंपनियां कि जब लागत खर्चे को ये कम करे। और लागत खर्चे को कम करने के लिए क्या करते हैं? सस्ते श्रमिक, ठीक है, सस्ता कच्चा माल, ठीक है, सस्ती बिजली, सस्ती भूमि, ठीक है, सरकार की अनुकूल नीतियां, इस प्रकार से ये लोग देखने का काम करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर भी कर रही है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल केवल विश्व के अनेक देशों में ही नहीं बेच रहे, बल्कि विश्व के अनेक देशों में प्रोडक्शन भी कर रहे। वेरी सिंपल, भारत में अगर किसी कंपनी के कोई एक पुर्जा बनता है तो बांग्लादेश में दूसरा बनाया जाता है या तीसरा कहीं और बनाया जाता है और बाद में उसको असेंबल करके पूरे विश्व में बेचा जाता है। तो ये आधुनिक तकनीकी के कारण ही संभव हो पाया है। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार, एक उदाहरण दिया है अमेरिका का, ठीक है, अनुसंधान केंद्र है। डिजाइन देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं और फिर इन्हें जहाज में लादकर मेक्सिको और पूर्व यूरोप ले लाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में भेजा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, तो डिजाइन तैयार होता है अमेरिका में, पुर्जे बनाए जाते हैं चाइना में, फिर से वो वहाँ पर भेजे जाते हैं, फिर उसको असेंबल किए जाते हैं और पूरी एक गाड़ी बनाई जाती है और फिर विश्व के देशों में बेचा जाता है। तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनियां न केवल विश्व में अपना उत्पाद बेचती है, बल्कि अनेक देशों में भी या अनेक स्तरों पर विश्व के अनेक देशों में वो अपने प्रोडक्ट का उत्पादन भी करती है। विश्व उत्पादन के एक दूसरे से जोड़ना,
अब देखिए, विश्व का उत्पादन जो है एक दूसरे के साथ ये कैसे जुड़ते हैं। तो सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने कहाँ खोलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो जिस देश में सस्ते कुशल और अकुशल श्रमिक व सस्ते संसाधन मिलते हैं, वहीं पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने खोलते हैं। इसके पहले भी हमने चर्चा की है, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, मुनाफा कमाना। जहां उत्पादन लागत मूल्य कम हो, उत्पादन लागत मूल्य का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को बनाने के लिए कम से कम खर्चा हो। अगर लागत मूल्य कम रहेगी तो वस्तुएं सस्ती होगी, लागत मूल्य बढ़ेगी तो वस्तुएं अपने आप कीमत बढ़ेगी तो महंगी हो जाएगी। और इसलिए हर कोई कंपनी जो होती है वो अपने लागत मूल्य को कम करती है और कम से कम कीमत उसकी तय हो, और इसलिए फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचा सके। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कंपनियां होती है और प्रतिस्पर्धा करने के लिए कीमत कम के साथ साथ उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी होनी चाहिए। उस दृष्टि से ये अपने लागत को कम करते हैं। अनुकूल सरकारी नीतियां, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्यारे बच्चों। उदारीकरण के पहले या एलपीजी के पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो 1990 के दशक में आई हुई 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इन 3 विशेषताओं के पहले लगभग हर एक देश अपने देश में कई सारे ऐसे व्यापारिक अवरोधों का उपयोग करती थी, यानी प्रतिबंध लगाते थे। किसी को भी खुलेआम वहां पर जाकर कारखाना खोलकर अपने वस्तुओं की निर्मित या उत्पादन करने की इतनी आसानी से अनुमति नहीं मिलती थी। तो अनुकूल सरकारी नीतियां, मतलब कारखाना स्थापित करने के लिए उनके लिए अनुकूल होनी चाहिए। मतलब जैसे उनको सस्ती भूमि मिलना चाहिए, सस्ती बिजली, परिवहन की सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में टैक्स नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। कई सारे नियमों से भी उनको छूट मिलती है, आगे हम लोग देखेंगे। बड़े बाजार की उपलब्धता हो, ऐसे जगह भी ये कारखाने खोलते हैं। तो इस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां को देखने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करने के लिए निवेश करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस प्रकार जब अनुकूल परिस्थितियां, मतलब ऊपर जो हमने देखे हैं कि जहां सस्ते श्रमिक होना चाहिए, ठीक है, सस्ता संसाधन मिलना चाहिए, उत्पादन का लागत मूल्य कम होना चाहिए, अनुकूल सरकारी नीतियां होनी चाहिए, बड़े बाजार वहां उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी स्थिति देखने के बाद में जब उनके लिए ये स्थिति अनुकूल होती है तो वहाँ पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने खोलते हैं। और वहाँ पर कारखाने खोलते हैं मतलब वहाँ पर वो अपना निवेश करते हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाते हैं, वहाँ कार्यालय, कारखाना स्थापित करते हैं और उसके लिए फिर भूमि, कच्चा माल, उपकरण, मशीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें खरीदी करते हैं। उसके लिए जो पैसा लगाया जाता है दैट इज़ द निवेश। देखते हैं निवेश को और डिटेल में। प्यारे बच्चों, निवेश किसे कहते हैं? तो सारी परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन, उपकरणों के खरीद करने के लिए जो व्यय की गई, व्यय मतलब खर्चे की गई जो मुद्रा है, उसको हम लोग निवेश कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निवेश का व्याख्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश भी कहा जाता है। कोई भी निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। मैंने पहले आपको बताया है कि कोई भी फैक्ट्री जब कोई शुरू करती है, कोई भी व्यक्ति कोई कारखाना शुरू करता है तो उसका उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना या मुनाफा कमाना, पैसा कमाना। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्यारे बच्चों, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी कभी इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश के किसी एकाधी कंपनी के साथ वो टाइप हो जाती है, उनके साथ वो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं और दोनों मिलके उस प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। अब देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर स्थानीय कंपनियां जब उत्पादन करने लगती है तो स्थानीय कंपनियों को कौन से 2 प्रमुख लाभ होते हैं, उसी को हम लोग दोहरा लाभ कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्थानीय कंपनियों को कौन कौन से लाभ पड़ते हैं और इसका स्थानीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखेंगे लाभ। प्यारे बच्चों, स्थानीय कंपनी को निवेश के लिए धन मिलता है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतना अपार धन होता है, तो इसीलिए ये छोटी जो कंपनी होती है किसी देश की, उस कंपनी को वो पैसा देते हैं, धन देते हैं, तो धन मिलता है जिसका उपयोग वो उत्पादन प्रणाली को आधुनिक करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है, पैसा लगाती है, जिसके कारण आधुनिक उपकरण, मशीन,
ठीक है, प्रोडक्शन के नई तकनीकी का वहाँ उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उत्पादन और विस्तृत मात्रा में बढ़ाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य केवल उस देश में प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, उसको पूरे विश्व में बेचना है, और इसलिए उसका टारगेट होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। और मैक्सिमम प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब वहाँ पर आधुनिक तरीकों से उसका उत्पादन किया जाए, यानी कि मशीन वगैरह लगाया जाए, और मुनाफा भी बढ़ता है। डेफिनेटली जब उत्पादन बढ़ेगा तो डेफिनेटली मुनाफा भी बढ़ता है। तो ये सबसे पहले वेरी सिंपल, स्थानीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या मिलता है? धन मिलता है, पैसा मिलता है। दूसरा फायदा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आती हैं तो स्थानीय कंपनियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी मिलती है। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लेके आते हैं, और उसी के जरिए फिर प्रोडक्शन भारी मात्रा में किया जाता है, और विश्व में कई सारे देशों में उन प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है या बेचा जाता है। अब एक तरफ तो लाभ होते हैं, लेकिन इसके कुछ हानियां भी है, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव भी है, दोनों है, सकारात्मक और नकारात्मक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य, देखिए ये तो केवल मतलब वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इतिहास, तो शुरू में तो ये कंपनियों के साथ बड़ा उनको धन देते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देते हैं, ठीक है, और दोनों मिलके संयुक्त रूप से उत्पादन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करती है, उस कंपनी को ही एक तो खरीद कर लेती है या उसका अस्तित्व ही खत्म कर देती है, और पूरा कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करके जो बेचारी स्थानीय कंपनी थी उसके अस्तित्व को ही मिटा देती है, उसे खत्म कर देती है। ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं हम लोग, हानि या नकारात्मक प्रभाव इससे पूरे देश में, खासतौर पे विकासशील देशों पर हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को खरीदना और बाद में उत्पादन का प्रसार करना होता है, जिससे स्थानीय कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और वो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से चला जाता है। एक उदाहरण है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कारगिल फूड्स कंपनी है। इन्होंने भारत के परक फूड्स भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परक फूड्स कंपनी ने पूरे देश में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया है, मार्केटिंग, बहुत बड़ा मार्केट है इसका, जो बहुत ही पॉपुलर तेल प्रोडक्शन में ये भारत में कंपनी थी, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। इस कंपनी के 4 तेल शोधक केंद्र थे, जिस पर अब कारगिल फूड्स कंपनी का नियंत्रण हो गया, क्योंकि खरीदी कर लिया है। अब कारगिल फूड्स 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई। देखो प्यारे बच्चों, पहले जो परक फूड्स कंपनी काफी अच्छा मार्केट था, उस समय भारत की सबसे बड़ी वो तेल प्रोडक्ट मतलब खाद्य तेल प्रोडक्ट करने वाली कंपनी थी, और मार्केट में भी उसका अच्छा नाम था, ब्रांडेड कंपनी थी। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उसको खरीदी कर लिया, और उसके बाद में उसका अस्तित्व ही मिट गया। और अब कारगिल कंपनी से ही सारे जो आपके, अगर आप तेल के पॉकेट वगैरह लेंगे तो बहुत सारे इसमें कोने में ऐसा कारगिल लिखा रहता है, आप लोग देख लीजिए। तो कारगिल कंपनी ने इस परक कंपनी का पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया। वास्तव में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों के संपूर्ण बजट से भी ज्यादा होती है। मतलब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, ये इनका जो पैसा है, इनके पास जो धन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे विकासशील देशों का जितना बजट होता है उतना इनके पास धन होता है, ठीक है। तो इस पर किसी देश का बजट होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का बजट, 2 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का, इस प्रकार से बजट होता है। तो इससे कई गुना इनका बजट होता है। आप लोगों को याद दिला दूं कि खासतौर पे जो ये सुपर मार्केट के जैसे ही जो दूसरा एक मार्केट होता है, अभी इसका नाम नहीं आ रहा है, तो उसका बजट तो विश्व के बजट से भी ज़्यादा है, इतना भारी मात्रा। वालमार्ट उसको कहते हैं, वालमार्ट कहते हैं उसको। वालमार्ट जो है, इसका बजट अगर देखा जाए तो विश्व की मतलब विश्व के पूरे देशों के बजट से भी अधिक बजट है। तो सोचिए कितना पैसा उसके पास होगा, और उसका मार्केट भी पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इसी के कारण जो छोटी छोटी कंपनियां नष्ट हो रही है। तो वास्तव में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों के संपूर्ण बजट से ज्यादा होती है। ऐसे अपार संपत्ति वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव आप सोच सकते हैं कि ये क्या नहीं कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उत्पादन को किस तरह नियंत्रित करती है। देखिए प्यारे बच्चों,
कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अभी आपने उदाहरण देखा, वो भी एक उदाहरण इसी के अंतर्गत आता है कि ये कंपनियां विश्व के उत्पादन को कैसे नियंत्रित करती है। तो वेरी सिंपल, विकसित देशों की बड़ी कंपनियां छोटे उत्पादों के उत्पादन का ऑर्डर देती, क्या करती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो विकासशील देशों में जो छोटी छोटी कंपनियां होती है किसी चीज का प्रोडक्ट करने वाली, उनको वो अपना ऑर्डर देती है। फिर वो अपना ऑर्डर वो पूरा करते हैं और वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास भेजते हैं। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसमें अपना ब्रांडेड नेम लगाती है और पूरे विश्व में बेचती है। इस प्रकार से उत्पादन कौन कर रहा है? स्थानीय कंपनी, ठीक है। और कौन बेच रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। किसके नाम से? बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से। और इसलिए भारी मुनाफा किसको पास जा रहा है? उसी के पास। और जबकि वो जो स्थानीय कंपनी से जो चीज लेगा वो बहुत कम कीमत पर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वस्त्र बनाने का काम, सिले सिलाए कपड़े, जूते, चप्पल, खेल के सामान, ये ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादों के द्वारा उत्पादन किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। मतलब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भेजते हैं, फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्हें अपना ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। बनाने वाले कोई और है और बेचने वाला कोई और है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादों, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ये दूरस्थ उत्पाद, मतलब बहुत दूर दूर तक देशों में फैले हुए जो उत्पादक, जैसे मैंने कहा चप्पल बनाने वाले, खेल के सामान बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले, ऐसे छोटे उत्पादक जो होते हैं उनके मूल्य को ये प्रभावित करते हैं। कैसे? क्योंकि वो सीधा सीधा बोलते हैं कि हमें कम से कम कीमत पर माल चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम कीमत भी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी वो इन स्थानीय उत्पादकों को, ये छोटे छोटे कंपनियों को वो लोग मना लेते हैं। तो इस प्रकार से उनकी कीमतों को या मूल्य को प्रभावित करते हैं। गुणवत्ता, मतलब वो सबसे बड़ी बात होता है कि ब्रांडेड कंपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करती है, मतलब उन्हें कीमत भी कम होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और आपूर्ति, मतलब समय पर उन्हें वो मिलना ही चाहिए। आप लोगों ने 7वीं क्लास में मार्केट चैप्टर पढ़ा है, उस मार्केट चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी कि विदेशी जो ऑर्डर देने वाले मालिक है या स्टोर मालिक है उनकी क्या मांगे होती है। तो ये 3 मांगे होती है। तो सबसे पहले मूल्य कम हो, गुणवत्ता अच्छी हो और समय पर उनका ऑर्डर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से, और श्रम शर्तों को भी निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता रखते हैं। श्रम शर्तों को मतलब कि डेफिनेटली जब अगर कम कीमत पर बेचना है, क्वालिटी भी अच्छी रखना है, तो फिर वो उत्पादक क्या करेंगे? अपने मजदूरों का, मतलब कम से कम न्यूनतम मजदूरी देकर उनसे अधिक घंटों तक काम लेते हैं, जिसमें मजदूरों का शोषण होता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी कंपनियां, ठीक है, एक जगह कई कार्यालय है, लेकिन जहां जहां से ये वस्तुएं खरीदी करती है जिन जिन कंपनियों से, उन कंपनियों के मूल्य यानी कि उनके वस्तुओं की कीमत, उनकी गुणवत्ता, उसकी आपूर्ति और श्रम शर्तों को पूरी तरह से स्वयं निर्धारित करने का काम करती है। जबकि वहाँ वो जाकर कोई उनका रिलेशन नहीं है, केवल उतना ही है कि उनके प्रोडक्ट वो खरीदी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस फैक्ट्री की इन तीनों चारों चीज़ों को वो प्रभावित करते हैं। इस प्रकार बड़ी कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके, मुझे पहले साझेदारी करते हैं, जैसे संयुक्त रूप से उत्पादन करना, फिर आपूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे अभी स्थानीय कंपनियों से, छोटी कंपनियों से ये लोग वस्तुएं खरीदी करते हैं, स्थानीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, जरूरत पड़ी अगर कोई नहीं मानता है तो उसमें कंपटीशन भी करते हैं। अब उन्हें बाद में अगर आवश्यकता पड़ी तो उस कंपनियों को खरीद भी कर लेते हैं और इस प्रकार से दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर वे अपना प्रभाव जमा। तो ये 4 तरीके से, नंबर 1 तो उस कंपनी के साथ साझेदारी करेगी या उन कंपनियों से वस्तुएं खरीदी कर लेंगे, या आवश्यकता पड़ी तो उस कंपनी के साथ में कंपटीशन करेगी, प्रतिस्पर्धा करेगी। जैसे हमारे देश में आप लोग जानते हैं मोबाइल में नोकिया का मार्केट था, लेकिन बाकी जो रियलमी जो है या सैमसंग है, इन लोगों ने कैसे इसको डोमिनेट कर दिया उस मार्केट को, उसी प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा होती है। तो और नहीं है तो लास्ट है कि उस कंपनी को ही एक खरीदी कर लेती है। और इस प्रकार से इन चारों तरीकों से विश्व के उत्पादन को बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रभावित करती है। मतलब ये जैसे चाहे वैसा होगा अपनी भाषा में। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो एक उदाहरण देखिए, ये
एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए फुटबॉल बना रही है, क्योंकि ये ऐसे लोगों से क्यों करती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्योंकि ये महिलाएं जो होती है कम कीमत पर ही और अपने घरों में ही ये इस प्रकार की चीज़ें बनाती है और कम कीमत पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। और इस प्रकार के कम मजदूरी पर जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो डेफिनेटली, लेकिन ये कभी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती है कंपनी, और इसीलिए उनको लागत मूल्य को कम करने के ऐसे तरीके होते हैं। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उत्पादन को प्रभावित करती है। 4 तरीके से कंपनी के साथ साझेदारी करके, समझ में आ गया। दूसरा जो है उसको खरीदी करके, तीसरा उन कंपनी के वस्तुएं खरीदी करके, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा करके। ये 4 तरीके से वो विश्व के उत्पादन को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण कैसे होता है। मतलब जब विदेशी व्यापार ये पूरे विश्व के बाजारों को एक कैसे बनाता है। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम रहा है। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में केवल एक देश से दूसरे देश में जाने का काम केवल व्यापार ही करते थे। भारत में भी आप लोग जानते हैं ब्रिटिश व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। बाद में यहाँ के राजनीतिक और अस्थिरता का फायदा उठा के उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, वो बात अलग है, लेकिन शुरू केवल व्यापार ही है। और इसलिए एक देश से दूसरे देशों में जाने का जो माध्यम था वो था व्यापार। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए अवसर प्रदान करता है, उसे ही विदेशी व्यापार हम लोग कहते हैं। तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों मतलब देश के अंतर्गत जो बाजार होता है या अपने देश के जो बाजार होते हैं, ये बाजार जब बाहर जाते, बाजार बाहर जाना मतलब यहाँ की वस्तुएं जब दूसरे देशों में जाकर बेची जाती है, उसे हम लोग विदेशी व्यापार कहते हैं। तो दोनों देशों के में देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होना, ठीक है, दैट इज द विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं अथवा विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, ये विदेशी व्यापार एकीकरण कैसे बनाते हैं? तो घरेलू बाजारों उत्पादकों को विदेशों में जाने का, तो ये विदेशी व्यापार क्या करता है कि घरेलू जो बाजार है मतलब देश के अंतर्गत जो वस्तुएं उत्पादित होती है और उस वस्तुओं के उत्पादन करने वाले जो उत्पादक होते हैं उन्हें विदेशी व्यापार के जरिए अन्य देशों में जाने का अवसर मिलता है। अगर विदेशी व्यापार नहीं होता है तो देश की चीजें देश में ही रहेगी, लेकिन विदेशी व्यापार के कारण ही यहाँ की चीजें अन्य देशों में जाने के अवसर देता है। तो विदेशी व्यापार देशी उत्पादकों को विदेशों में जाने का अवसर प्रदान करता है। ये एक पहला उसका लाभ है या सहायता है। दूसरा है उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा निर्माण होने से वस्तुओं की कीमत घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब विदेशी व्यापार शुरू होता है तो उत्पादक एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत कम होना और क्वालिटी होना, और इस प्रकार से एक दूसरी कंपनी एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है और इसके कारण क्या होता है, मार्केट में उन चीज़ों की क्या होती है, कीमत कम हो जाती है, जिससे ग्राहकों को लाभ मिलता है। ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होती है और वस्तुओं की गुणवत्ता भी बढ़ती है, क्योंकि गुणवत्ता के साथ में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्योंकि आज जो है लोगों को क्या चाहिए, ब्रांडेड चीज़ चाहिए, यानी कि क्वालिटी भी होनी चाहिए और कम कीमत पर भी होनी चाहिए। ये आम जनता की एक मानसिकता होती है और उसी दृष्टि से ये बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो दूसरा फायदा है उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा निर्माण होने के कारण क्या होता है, वस्तुओं की कीमत घट जाती है और वस्तुओं की क्वालिटी बढ़ जाती है। तीसरा फायदा यह है ग्राहकों को वस्तु खरीदने के विकल्प खुले होते हैं। जब विदेशी व्यापार शुरू होता है तो कई सारी जो है देशों से एक ही प्रकार का माल, जैसे मोबाइल है, कई सारे कंपनियों के मोबाइल हर एक देश में जाते हैं और इसके कारण क्या होते हैं, लोगों के सामने विकल्प खुले होते हैं। विकल्प मतलब पर्याय। अगर पहले क्या होता था, एक ही चीज होती थी तो उसे ही लेना है। जब हम बचपन में एक ही साबुन होती थी, एक राजस्थानी साबुन करके, तो बस मार्केट में वही है। हम जब छोटे थे तो लाइफ बॉय के अलावा हमने दूसरी साबुन नहीं देखी, केवल लाइफ बॉय ही यूज करते थे। तो इस प्रकार आज देखो जाओगे मार्केट में तो आपको 100 प्रकार की आपको साबुन मिल जाएगी और एक ही साबुन के कई सारे फ्लेवर जो हम कहते हैं मिल जाते हैं। तो ये सारी उसको कहते हैं विकल्प। तो बाजारों में एक ही वस्तु के
ग्राहकों को वस्तु खरीदने के विकल्प खुले हो जाते हैं और इसीलिए फिर जिसे पसंद है उसको खरीदी करता है। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। कंपटीशन के कारण क्या होता है कि कंपनियों के जो प्राइस में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, एक ही प्रकार का ब्रांड अगर है, एक ही प्रकार का अगर उसमें कंटेंट है तो सामान्यता क्या होता है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं जो कम कीमत रहेगा और जो क्वालिटी युक्त रहेगा वही खरीदी करते हैं। तो इस प्रकार से ग्राहकों को वस्तु का दो बाजारों में एक ही वस्तुओं का मूल्य एक समान होने लगता है। तो आप लोग दिल्ली में अगर कुछ सामान लेते हैं या मुंबई में भी कुछ सामान लेते हैं तो सामान्यतः प्राइस में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से ये विदेशी जो व्यापार है, जो फॉरेन ट्रेड है, ये फॉरेन ट्रेड क्या करता है, सभी देशों के बाजारों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भारत में चीन के खिलौने आप लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है कि चीन जो है बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके मॉडर्न खिलौने बना रहा है और वो भारत में आ रहे हैं। और चीन के जो खिलौने हैं वो चीन के खिलौने भारतीय खिलौने से, मतलब भारतीय उत्पादों को द्वारा बनाए गए खिलौने से सस्ते होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। ठीक है, और इसके कारण लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि भारी मात्रा में चाइनीज खिलौने भारत में बेचे जा रहे, जिसके कारण भारत के जो पारंपरिक जो खिलौने हैं या जो उत्पादक है, स्थानीय उत्पादक, इनकी वस्तुएं महंगी होती है और इसके कारण इनके खिलौने नहीं ले जा रहे और धीरे धीरे ये कारखाने, ये जो उत्पादक जो व्यवसाय है, बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ये दुष्प्रभाव भी है विदेशी व्यापार से, ऐसा भी होता है। फिर इसके लिए रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम यही रुकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने कहाँ खोलते हैं? निवेश किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्थानीय कंपनियों के कौन कौन से लाभ मिलते हैं? इसका स्थानीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उत्पादन को किस तरह नियंत्रित करती है? विदेशी व्यापार बाजारों को एकीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं, अथवा विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।